बच्चों, इससे पूर्व मैं आपको इटली में पुनर्जागरण का साहित्य का मैं वर्णन कर चुकी हूँ और अब मैं इंग्लैंड में पुनर्जागरण युग का साहित्य का वर्णन करने जा रही हूँ। तो इनमें सबसे पहले सब दांते के बाद दूसरा नाम कौन सा आता है? जॉफ्री चौसर, 1340 से 1400 ईस्वी। और जिनकी प्रसिद्ध कृति क्या है? कैंटरबरी टेल्स। इस पुस्तक में कैंटरबरी में संत टॉमस के धार्मिक स्थल की तीर्थ यात्रा में जाने वाले 30 यात्रियों, जो इंग्लैंड के तत्कालीन समाज के लगभग सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व करते थे, द्वारा एक दूसरे को सुनाई गई कहानियों का संकलन है। अर्थात इसमें कहा गया है कि जॉफ्री चौसर ने कैंटरबरी टेल्स नामक पुस्तक की रचना की और इसमें संत टॉमस के धार्मिक स्थल पर तीर्थ यात्री जा रहे थे, उन्होंने एक दूसरे को कहानियाँ सुनाई, उनका संकलन इसमें किया गया है। इस कहानी में तत्कालीन अंग्रेजी समाज की मानसिकता एवं जीवन का यथार्थ चित्रण प्रस्तुत किया गया है, जो शेक्सपियर से पूर्व इंग्लैंड का अन्य कोई साहित्यकार इतनी कुशलता से नहीं कर पाया। चौसर को अंग्रेजी साहित्य का होमर कहा जाता है। चौसर को क्या कहा जाता है? अंग्रेजी साहित्य का होमर कहा जाता है। इंग्लैंड में पुनर्जागरण युग की भावना को व्यक्त करने वाला एक प्रमुख साहित्यकार टॉमस मूर 1478 से 1535 ईस्वी था। लैटिन भाषा में लिखी उसकी प्रख्यात कृति का नाम क्या था? यूटोपिया। टॉमस मूर की प्रसिद्ध कृति का नाम क्या था? यूटोपिया। और ये किस में लिखी गई थी? ये लैटिन भाषा में लिखी गई थी और इसमें एक आदर्श काल्पनिक समाज की रोमानी कथा है और आगे चलकर यह वर्तमान मनुष्य समाज की मानववादी आलोचना की एक श्रेष्ठ अनूठी कृति बन गई। इसमें टॉमस मूर ने तत्कालीन ब्रिटिश समाज एवं राज्य की दुर्बलताओं को बड़ी खूबसूरती से उभारा है। तो ये सबसे पहले जॉफ्री चौसर का नाम लिया जाता है, जिन्होंने कैंटरबरी टेल्स नामक पुस्तक लिखी और उसके बाद टॉमस मूर की प्रसिद्ध कृति है यूटोपिया। नेक्स्ट है एडमंड स्पेंसर, 1552 से 1599 ईस्वी। तो इंग्लैंड में पुनर्जागरण का काल का एक अन्य महान साहित्यकार था, जिसने कृतियों में क्लासिकी और मानववादी विचारों का सुंदर समन्वय देखने को हमें मिलता है। तो ये एक महान साहित्यकार थे जिन्हें क्लासिक और मानववादी विचारों का सुंदर समन्वय देखने मिला। एडमंड स्पेंसर की श्रेष्ठ कृति है फेरी क्वीन, जिसमें इसके नायक राजकुमार ऑर्थर के माध्यम से जीवन के संघर्ष में आदर्श नैतिक मूल्यों की विजय का प्रतिष्ठापन किया गया है। मतलब इनकी एडमंड स्पेंसर की सबसे प्रसिद्ध फेरी क्वीन है और इसमें एक राजकुमार ऑर्थर के माध्यम से जीवन में आने वाले संघर्षों का और आदर्श नैतिक मूल्यों को किस तरह से विजय प्राप्त की जा सकती है उसका उल्लेख इसमें किया गया है। इसमें टॉमस मूर ने तत्कालीन ब्रिटिश समाज एवं राज्य की दुर्बलताओं को बड़ी खूबसूरती से उभारा है। पुनर्जागरण युग में इंग्लैंड का सबसे बड़ा सितारा विलियम शेक्सपियर का नाम तो आप सबने सुना होगा बच्चों, है ना। 1564 से 1616 ईस्वी के रूप में उदित हुए, जिनकी गणना विश्व के महान नाटककारों में की जाती है। शेक्सपियर के नाटकों में मानव के सांसारिक जीवन की वास्तविक अनुभूतियों का बड़ा सहज, स्वाभाविक, जीवंत एवं हृदयस्पर्शी चित्रण हुआ है। शेक्सपियर ने सुखांत एवं दुखांत दोनों प्रकार के नाटक लिखे हैं, लेकिन शेक्सपियर की प्रतिभा का सर्वोच्च निदर्शन उसके दुखांत नाटकों हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर, मैकबेथ में देखने को मिलता है। मतलब शेक्सपियर के प्रमुख नाटक कौन कौन से हैं? हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर, मैकबेथ। तो इन्होंने नाटकों की सुखांत और दुखांत हैं। शेक्सपियर का नाम विश्व में गणना महान नाटककारों में की जाती है और मानव के सांसारिक जीवन की वास्तविक अनुभूतियों का इन्होंने सहज जीवंत वर्णन किया है। शेक्सपियर में सुखांत और दुखांत दोनों तरह के इन्होंने नाटक लिखे हैं। हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर, मैकबेथ इनके प्रमुख नाटक हैं। फ्रांस में पुनर्जागरण युग का साहित्य। तो फ्रांस में युग में दो विशेष उल्लेखनीय हैं, फ्रैंकोइस रेबेला और मोंटेग। फ्रैंकोइस रेबेला का कार्यकाल है 1494 से 1553 और मोंटेग का शासनकाल है 1533 से 1552। तो फ्रैंकोइस रेबेला फ्रांस के मानववादियों में सबसे प्रमुख रहे हैं। ये उन्होंने अपनी बड़ी सपाट एवं सशक्त फ्रांसीसी भाषा में अपनी रचनाएं, मतलब फ्रांस के प्रमुख मानववादी रहे हैं और इन्होंने अपनी सशक्त रचनाओं का लिखी हैं। इन्होंने फ्रांसीसी भाषा में अपनी रचनाएं लिखी हैं। रेबेला ने अपनी विषय वस्तु के प्रतिपादन में जीवन के भौतिक आनंदमय धर्मनिरपेक्ष पक्ष पर जोर दिया है। छद्म, आडंबर एवं परंपरा के प्रति अपनी वितृष्णा को अभिव्यक्ति दी है। उनकी रचनाओं में पुनर्जागरण की
आंतरिक मानसिकता की सही अभिव्यंजना है। रेबेला की दो प्रसिद्ध कृतियाँ हैं, गरगंतुआ, पेंटेग्रुएल। दो रेबेला की प्रसिद्ध कृतियाँ कौन कौन सी है? गरगंतुआ और पेंटेग्रुएल। इन्होंने फ्रांसीसी भाषा में अपनी रचनाएं लिखी हैं। रेबेला ने अपनी वस्तु के जीवन के भौतिक आनंद में धर्मनिरपेक्ष पक्ष पर जोर दिया है और आडंबर के प्रति अपनी वितृष्णा को प्रकट किया है। फिर है मोंटेग। तो 16वीं शताब्दी में फ्रांस का सबसे महत्वपूर्ण लेखक है। अपने विवेकशील चिंतन के कारण मोंटेग को वाल्तेर का पूर्वगामी माना जाता है। मोंटेग ने अपने विषयों पर फ्रेंच भाषा में प्रसिद्ध निबंध लिखे हैं, जिसमें मानव जीवन की समस्याओं, उनके समाधान के प्रति लेखक की बड़ी गहरी अंतरंग रुचि दिखाई देती है। तो ये कौन? फ्रांसीसी साहित्यकार हुए हैं, फ्रैंकोइस रेबेला और मोंटेग। और इनकी फ्रैंकोइस रेबेला की प्रसिद्ध कृति है गरगंतुआ, पेंटेग्रुएल। मोंटेग ने निबंध लिखे हैं फ्रांसीसी भाषा में, जो कि मानव जीवन की समस्याओं समाधानों के प्रति बहुत ही अच्छी पुस्तक मानी जाती है। स्पेन। तो अन्य देशों में पुनर्जागरण का, तो इनमें सबसे पहले स्पेन आता है। तो स्पेन में पुनर्जागरण की विशेषताओं का श्रेष्ठ सर्वेंटीज 1547 से 1600। इसकी प्रसिद्ध पुस्तक डॉन क्विक्जोट स्पेन की मध्यकालीन पारंपरिक एवं सामंती मान्यताओं पर एक सटीक व्यंग था। मतलब स्पेन में पुनर्जागरण का साहित्य प्रदर्शित हुआ, जिसमें सर्वेंटीज को प्रमुख माना गया है। और इनकी प्रसिद्ध पुस्तक क्या रही है? डॉन क्विक्जोट। हॉलैंड। पुनर्जागरण में प्रमुख मानववादी चिंतक में हॉलैंड के डेवियस डरियस इरेस्मस के नाम से प्रसिद्ध है और इनका कार्यकाल 1466 से 1536 है। ल्यूकस के शब्दों में उसमें विद्रोह के उस युग की सारी नैतिक एवं बौद्धिक अवधारणाओं का समन्वय देखने मिलता है। इरेस्मस इटली, इंग्लैंड और फ्रांस में भी रहा। उसे एक महान यूरोपियन व्यक्तित्व या विश्व नागरिक के रूप में देखा जाने लगा। इरेस्मस की पुस्तक प्रेज ऑफ फॉली पुनर्जागरण का एक प्रमुख साहित्यिक स्तंभ है। तो इनकी इरेस्मस की प्रसिद्ध पुस्तक कौन है? प्रेज ऑफ फॉली है ना। तो इस पुस्तक की नायिका फॉली मानव की सहज प्रवृत्तियों का प्रतीक है। उसके माध्यम से इरेस्मस ने जीवन की कठोर धार्मिक, तापसिक एवं आडंबरपूर्ण शैली के स्थान पर सहज, स्वाभाविक उल्लास एवं आनंद से परिपूर्ण जीवन शैली के महत्व को उजागर किया है। प्रसंगवश इस कृति में तत्कालीन धार्मिक, सामाजिक जीवन एवं चर्च से व्याप्त कुरीतियों एवं भ्रष्टाचार पर तीखा व्यंग किया है। यह कहा जाता है कि लूथर के क्रोध की तुलना में इरेस्मस के मजाकिया कथनों में पोप को अधिक नुकसान पहुंचाया है। तो ये अन्य देशों का साहित्य हो गया। यहाँ साहित्य पुनर्जागरण युग का साहित्य का खत्म होता है। आगे कला में पुनर्जागरण, मतलब कला में जो पुनर्जागरण हुआ उसका उल्लेख आगे किया जाएगा। तो पुनर्जागरण युग की कला चित्रकला, मूर्तिकला, स्थापत्य कला, संगीत में मध्यकाल के जड़ एवं स्पंदन शून्य प्रवृत्तियों के प्रति अस्वीकार्य विद्रोह की भावना दिखाई देती है। मानव जीवन की सहज, स्वाभाविक, जीवंत अनुभूतियों के अंकन के प्रति नवीन उत्साह दृष्टिगोचर होता है। मतलब मध्यकाल में जो चित्रकला थी, चित्रकला, मूर्तिकला, स्थापत्य कला, संगीत कला में जो मध्यकाल की जो स्पंदन शून्य, मतलब भावना शून्य जो कलाएं थी, उनको इन्होंने अस्वीकार करने की भावनाएं इनमें दिखाई देती है। और मानव जीव की सहज प्रवृत्तियों का उल्लेख के प्रति नवीन उत्साह दृष्टिगोचर होता है। तो मध्यकाल में कला की आत्मा ईसाई चर्च के कठोर शब्दों साँचों में दब गई थी। उस समय कला का उद्देश्य संगठित चर्च के निर्देशानुसार धार्मिक शिक्षाओं का प्रचार करना था। मतलब मध्यकाल में केवल चर्च के निर्देशानुसार धार्मिक शिक्षाओं का प्रचार करना था। ईसाई संतों मरियम के अत्यधिक गंभीर और जीवन विहीन अंकन इस काल में किए गए थे। कला का तादात्म्य, मतलब तारतम्य टूट गया था। कब टूटा? मध्यकाल में कला का तारतम्य टूट चुका था। पुनर्जागरण युग में कला धार्मिक विषयों से मुक्त नहीं हो पाई थी, लेकिन कला की प्रस्तुति एवं शैली में जीवन की यथार्थ एवं नैसर्गिक तत्वों का प्रतिबिंबन हुआ है। साहित्य की भांति कला में भी मानववादी चेतना का उदय हुआ। कला के प्रति प्राचीन क्लासिकी आदर्शों से प्रेरणा ग्रहण की गई। पुनर्जागरण काल की कला एक मुख्य विशेषता है। जीवन के सहज सौंदर्य, जीवन का पूर्वाग्रह मुक्त है एवं स्वाभाविक अंकन है। चित्रकला। तो पुनर्जागरण काल में चित्रकला का अधिकतम सर्जन इटली में हुआ। पुनर्जागरण युग की नवीन भावनाओं को सबसे अधिक सशक्त रूप में इटली के चित्रकारों ने व्यक्त किया। प्राचीन यूनान और रोम की चित्रकला के अवशेष बहुत कम बचे थे, इसलिए चित्रकारों को निश्चित क्लासिकी आदर्श नहीं मिल पाया। इस शून्यता में उन्हें मौलिकता एवं नवीनता के सर्जन का अवसर मिला। तो क्या हुआ? पुनर्जागरण चित्रकला का अधिकतम सर्जन कहाँ हुआ था? इटली में। तो इटली के चित्रकारों ने सशक्त रूप से भावनाओं को व्यक्त किया। प्राचीन यूनानी और रोम की चित्रकला अवशेष बहुत कम थे, इसलिए उन्हें क्लासिकी का आदर्श नहीं मिल पाया। और इस शून्यता में उन्हें मौलिकता और नवीनता का सर्जन करने का अवसर, पुनर्जागरण में नवीनता का
सर्जन करने का अवसर मिल गया। तो 13वीं शताब्दी के अंत तक इटली की चित्रकला बाइजेंटाइन कला के परंपरा के पूर्ण नियंत्रण में थी, जिसकी परंपरागत धार्मिक विषयों की निर्जीव पुनरावृत्तियां जो प्राय गिरजाघरों की बड़ी दीवारों पर भित्ति चित्रों के रूप में, मतलब मध्यकाल में जो बाइजेंटाइन कालीन परंपरा थी जो इटली में थी, वो धार्मिक विषयों पर पूरा वर्णन चित्रकला चित्रित करते थे, जो प्राय गिरजाघरों की दीवारों पर किए जाते थे। चित्रण में यथार्थवादी पुट की शुरुआत सेमेव्यू 1240 से 1302 ईस्वी 1240 से 1302 ईस्वी ने किया। एवं पिएटो के कैविलो 13वीं शताब्दी का उत्तरार्ध नामक इटली के 2 चित्रकारों की। लेकिन चित्रकला में यथार्थवाद का व्यापक एवं प्रभावशाली प्रयोग पहली बार जियोटो ने की 1276 से 1333, जिसने चित्रकला की नवीन परंपरा का प्रणेता माना जाता है। उसके चित्रों में जीवन की वास्तविक अनुभूतियों का अंकन देखने को मिलता है। उसके बारे में एक कहानी प्रसिद्ध है, उसमें एक मक्खी का ऐसा यथार्थ चित्रण किया गया है, उसके गुरु सैम्यू उसे सचमुच की मक्खी समझकर हाथ से भगाने लगे। देखो कितनी अच्छी बात है कि उन्होंने ऐसे चित्रकला का वर्णन किया है, ऐसी वास्तविक अनुभूति हुई, कोई चित्र है उसको देखकर वास्तविक ये जीवंत है, तो उसमें ऐसी मक्खी थी कि उनके गुरु को लगे सचमुच में मक्खी है और उसको भगाने, मतलब इस तरह के महान चित्रकार हुआ करते थे। पुनर्जागरण युग के प्रारंभिक चित्रकारों उल्लेखनीय है फ्रा एंजेलिको, जिसने चित्रों की पृष्ठभूमि को अत्यधिक वास्तविक रूप में प्रस्तुत किया। मैसेकियो, जिसने चेहरे के भावों में मान में भुजाओं के उभारों को सत्य रूप में चित्रित करने और प्रकाश छाया के प्रयोग से चित्रित वस्तुओं के आकार को अधिक स्पष्ट बनाने का प्रयास किया। कैस्टेगेनो 1390 से 1400 ने 1457 ने ऊर्जा में एक स्फूर्ति से परिपूर्ण मानवीय शरीर को मांसपेशियों के उभार के साथ यथार्थ रूप में चित्रित किया। फ्रा फिलिप्पो लिप्पी 1406 से 1469 ने पहली बार लोक जीवन की झांकियों को चित्रों का विषय बनाया। तो ये प्रमुख चित्रकारों हैं। तो पुनर्जागरण के उच्च एवं विकसित काल में इटली में 3 चित्रकार हुए जिन्होंने नवीन चित्रकला के विकास में क्रांतिकारी, और ये प्रसिद्ध चित्रकार हैं लियोनार्डो दा विंची, राफेल, माइकल एंजलो। तो इनका नाम तो बच्चों आपने सुना होगा, लियोनार्डो दा विंची, राफेल और माइकल। तो लियोनार्डो दा विंची 1452 से 1519 एक बहुआयाम व्यक्तित्व का धनी था। वह कलाकार होने के साथ साथ कवि, दार्शनिक, वास्तुकार, संगीतकार, वैज्ञानिक, इंजीनियर भी था। मतलब लियोनार्डो विंची एक प्रसिद्ध चित्रकार था। यह चित्रकार होने के साथ साथ दार्शनिक, वास्तुकार, संगीतकार, इंजीनियर भी था। और लियोनार्डो की 2 सुप्रसिद्ध कलाकृतियों का चित्रांकन है, द लास्ट सफर, अंतिम रात्रि भोज एवं मोनालिसा। मोनालिसा जो भी पेरिस का जो है पेरिस का लूवर म्यूजियम जो है उसमें मोनालिसा की चित्रित किया हुआ पोर्ट्रेट रखा हुआ है। लास्ट सफर तो अंतिम रात्रि भोज नामक चित्र को पुनर्जागरण की अत्यंत उत्कृष्ट रचना एवं लियोनार्डो की सर्वश्रेष्ठ कृति मानता है। इस कृति में पिछली 2 शताब्दियों से कला के क्षेत्र में चल रहे प्रयोगों का सुंदर निचोड़ देखा जा सकता है। इस चित्र में ईसा मसीह रात्रि भोज के अवसर पर अपने साथियों के मध्य घोषणा कर रहे हैं कि उनमें से एक साथी उन्हें दगा देने वाला है। ईसा मसीह के चेहरे का भाव प्रशांत एवं स्थिर चित्त है, लेकिन उनके सभी साथियों के चेहरों पर अलग अलग किस्म के भाव हैं। इन सब का बड़ा सजीव चित्रण लियोनार्डो ने किया है। यह चित्र एक जीवंत नाटक है। लियोनार्डो ने अपने चित्रों में रंगों और चित्रण की शैलियों में संबंध कई नवीन प्रयोग किए हैं। चित्रण से पूर्व विषय वस्तु उसकी प्रस्तुति कला एक वैज्ञानिक भांति अध्ययन करता था। उसके चित्रों में प्रकाश एवं छाया का सुंदर अनुपात देखने को मिलता है। वह अपने चित्रों में व्यक्तियों को त्रिकोणात्मक ढंग से व्यवस्थित करता है। उसने मानव शरीर के विभिन्न अंगों का अध्ययन प्रस्तुतिकरण बड़ी सूक्ष्मता से किया है। लेकिन लियोनार्डो की सबसे बड़ी विशेषता है कि उसने अपने व्यक्ति चित्रों को भावात्मक सौंदर्य से परिपूर्ण बनाया है। मतलब उसमें भावनाएं डाली है उसने अपने चित्रों में कि चित्र को देख के लगे कि ये वास्तविक है। नारी को वह भावप्रवण सुंदर का आधार मानता है। उसने अपने चित्रों में पौधों, फूलों, शिलाखंडों और शरीर के विभिन्न अंगों का अंकन स्त्रीयोचित कोमलता के साथ किया है। लियोनार्डो दा विंची द्वारा बनाया गया दूसरा चित्र मोनालिसा विश्व कला जगत की एक अमूल्य निधि है। मोनालिसा एक व्यक्ति चित्र पोर्ट्रेट है जिसमें लियोनार्डो ने जियोकोंडो नामक एक व्यक्ति की युवा पत्नी मोनालिसा का चित्रांकन किया।
जिसके चेहरे पर एक हल्की सी स्मित या मुस्कान अक्सर खेला करती थी। उसकी स्मित या मुस्कान को लियोनार्डो ने बड़ी खूबसूरती से अपने चित्र में कैद कर लिया है। मोनालिसा की इस हल्की सी स्मित या मुस्कान को रहस्यमय माना जाता है, जिसके अर्थ या भाव की अनेक व्याख्याएं संभव है। मोनालिसा के चित्र की विशेषता उसके रहस्यमय आकर्षण के अतिरिक्त भंगिमा की सुंदरता और लावण्य, परिधान की शोभा एवं जलधाराओं, कुंडों, पथरीली चट्टानों से युक्त उसकी पृष्ठभूमि। लियोनार्डो के 2 अन्य चित्र भी हैं, द वर्जिन ऑफ द रॉक्स, द विजन ऑफ द चाइल्ड विद सेंट एन। ये दोनों चित्र जेई स्वेन में से शब्दों में एक प्रीतिकर रहस्य, दुर्लभ आंतरिक सौंदर्य के भाव से आभास कराते हैं। तो ये आपका फिर है राफेल। राफेल का दूसरा महान चित्रकार है, यद्यपि 37 वर्ष के अल्प आयु में ही इसका देहांत हो गया था, लेकिन उसने अपने जीवन काल में अनेक श्रेष्ठ चित्रों का सृजन किया। उसने मेडोनाओं एवं शिशुओं के अनेक चित्र बनाए। उसके चित्रों में मातृत्व का हृदय ग्राही सौंदर्य, बालकों का मनोहारी वात्सल्य रूप दिखाई देता है। उसका सबसे प्रसिद्ध चित्र सिस्टाइन मैडोना है, जो अपनी कलात्मक उत्कृष्टता एवं जीवंत भाव सृष्टि के लिए विख्यात है एवं विश्व की एक महान कलाकृति है। राफेल ने मैडोना और शिशु के 50 से भी अधिक महान चित्रों की सृष्टि की। मैजनी से एप्पल के शब्दों में माइकल एंजेलो की कृतियों में पाए जाने वाले और जिस भी विवेक की तुलना में इन चित्रों में सौंदर्य और शांति पाई जाती है। माइकल एंजेलो लियोनार्डो दा विंची की तरह बहुमुखी प्रतिभा का धनी था। वह एक प्रसिद्ध चित्रकार, मूर्तिकार, कवि एवं वास्तुकार था। चित्रकार के क्षेत्र में उसका अद्भुत योगदान वेटिकन के पोप के महल सिस्टाइन चैपल की 6000 वर्ग मीटर सुंदर द्वार का चित्रांकन था। 4 वर्षों के अल्पकाल में उसने इस छत पर 145 चित्रों का निर्माण किया, जिससे 394 व्यक्तियों का अंकन है। अति मानवीय शक्ति से संपन्न व्यक्ति इतने विशिष्ट कार्यों कर सकता है। माइकल एंजेलो में कलात्मक चित्रण की एक प्रमुख विशेषता है, उसके द्वारा मानवीय शरीर को उसकी गतिमान अवस्था में उसका नैसर्गिक जीवन चित्रण किया गया है। सिस्टाइन चैपल के भित्ति चित्रों में द लास्ट जजमेंट, अंतिम न्याय नामक चित्र को श्रेष्ठ माना गया है। मतलब माइकल एंजेलो में वेटिकन सिटी में जो अभी भी है, वहाँ का चर्च है, बहुत फेमस है ना, तो उसमें वो चित्र मैंने देखा हुआ है। इतना सुंदर ढंग से चित्रांकन किया है उन्होंने कि अपन देखते रह जाएंगे। उसको देखते देखते पूरा दिन निकल जाता है। मतलब पूरे चर्च में उनके चित्रों का चित्रण किया गया है। लियोनार्डो दा विंची, राफेल और माइकल एंजेलो के बाद इटली की परंपरा में तेजस्विता, महानता का तत्व अपेक्षाकृत क्षीण हो गया, लेकिन लुप्त हुआ। इसके बाद वेनिस में चित्रकला की नई शैली का उत्कर्ष हुआ, जिसे वेनेशियन शैली कहा जाता है। इसके बाद वेनिस की चित्रकला वेनेशियन शैली के चित्रों में धार्मिक शोक की अपेक्षा वेनिस के जनजीवन के चित्रण, चरागाह की दृश्य, देशभक्ति से परिपूर्ण कहानियाँ, वेनिस की विलासिता, सौंदर्य और इंद्रिय की सुख को देखने को मिलती हैं। तो इटली के अतिरिक्त यूरोप के अन्य क्षेत्रों में कुछ उल्लेखनीय चित्रकार हुए, जैसे अल्ब्रेक्ट ड्यूरर जर्मनी में पुनर्जागरण का भावना का प्रतिनिधित्व करने का प्रमुख चित्रकार था। ड्यूरर ने पोर्ट्रेट्स बहुत, उसके व्यक्ति चित्र बहुत फेमस थे और इसको महान कलाकार माना जाता है। फिर है मूर्तिकला। तो मूर्तिकला स्थापत्य क्षेत्र में यूरोप में मध्यकाल के दौरान अधिकांश कार्य उत्तरी मूर्तिकला का अपन बाद में चित्रण करेंगे।